देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस के टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन हो रहा है, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जीएस वर्ड के टेस्ट नंबर 3 की। और इसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। अब तक हमने इसके 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, देखिए, थोड़ा बहुत हो सकता है आप लोगों को शोर सुनाई दे, दरअसल बगल में काम चल रहा है, टाइल्स वगैरह अपना लकड़ी वगैरह घिस रहे हैं, काट रहे हैं, यही सब कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे सकता है आप लोगों को। और उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि लेक्चर जो है वह कंटिन्यू रखना ही रखना है हर हाल में। आप लोग कंटिन्यू कीजिए मत कीजिए, लेकिन मैं लगातार अपनी तरफ से प्रयत्न करता रहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा बुरा लगा होगा आप लोगों को, लेकिन गलती कर रहे हैं, वो क्या किया जा सकता है उसमें। देखिए, फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। सलाह यही है कि अंत तक सभी लेक्चर्स को देखिए, सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि औरोरा बोरोलिस होता है ए बहिर्मंडल में, बी आयन मंडल में, सी ओजोन मंडल में, या फिर डी समताप मंडल में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, औरोरा बोरोलिस होता है आयन मंडल में। ठीक है, आयन मंडल देखिए, यह मध्य मंडल के ऊपर 100 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। और यहाँ पर उपस्थित जो गैसीय कण होते हैं, यह विद्युत आवेशित या फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। और इस कारण यहाँ पर जो भी पृथ्वी से रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं, यह वापस उन्हें परावर्तित कर देता है, यानी वापस उन्हें पृथ्वी पर भेज देता है। ठीक है, दूसरी बात, औरोरा बोरियलिस का क्या मतलब हो गया? तो देखिए, होता क्या है कि जो विद्युत आवेशित कण होते हैं वह संपूर्ण वातावरण या संपूर्ण आकाश में वह चादरों के समान फैल जाते हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा आयन मंडल है, उसमें जो भी विद्युत आवेशित कण होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो फैली हुई होंगी थोड़ी बहुत, है कि नहीं? तो इनसे निकलती हैं प्रकाश की किरणें। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रकाश की किरणें इनसे निकलती रहती हैं। और इन्हीं प्रकाश की किरणों को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध में, क्या बोला जाता है? उत्तरी गोलार्ध में बोला जाता है औरोरा बोरियलिस, और दक्षिणी गोलार्ध में इनको बोला जाता है औरोरा ऑस्ट्रेलिस। औरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि ग्लोब का संपूर्ण औसत तापमान लगभग है ए 80 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 15 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर डी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ग्लोब का जो संपूर्ण एवरेज टेम्परेचर है वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट प्रश्न, कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है। कथन ए है कि क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है, और कारण आर है कि विषुवत के निकट सूर्यातप उच्च तथा संवहन सशक्त है। नीचे कूट से आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सी ए सही किंतु आर गलत है, और डी ए गलत किंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर इसको बोला जाता है। यह देखिए, यह वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत होती है, और इसकी जो औसत ऊंचाई या एवरेज हाइट जो होती है वह 16 किलोमीटर के आसपास होती है। और अगर बात करें भूमध्य रेखा के आसपास, तो भूमध्य रेखा के आसपास क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर के आसपास होती है, और ध्रुवों पर यह 10 किलोमीटर के आसपास हो
जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों और किस कारण से होता है, तो इसको समझने का प्रयास करिए कि देखिए भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो अधिक है उसका कारण है वहाँ पर होने वाली संवहन धाराओं की शक्तियाँ। ठीक है, भूमध्य रेखा पर होने वाली संवहन धाराएं जो ऊष्मा को पर्याप्त ऊंचाई तक लेकर के चली जाती, टेम्परेचर जो है वह अधिक ऊंचाई तक चला जाता है संवहन धाराओं के कारण। और चूंकि भूमध्य रेखा पर लगातार सूर्यातप या फिर विषुवत रेखा पर लगातार सूर्य की किरणें पहुंचती रहती हैं, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर संवहन शक्तियाँ जो हैं वह अधिक सशक्त रूप से कार्य करती हैं और अधिक ऊंचाई तक तापमान को लेकर के चली जाती हैं। इसलिए वहाँ पर जो क्षोभ मंडल है वह कम ऊंचाई पे अधिक ऊंचाई पर बनता है। ठीक है, देखिए, और यही कारण, यही संवहन शक्तियाँ ही कारण हैं कि जो कि ठंडे मौसम या फिर यूँ कह लीजिए शीत ऋतु में हम देखते हैं क्षोभ मंडल कम ऊंचाई पर बनने लगता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल अधिक ऊंचाई पर बनने लगता है। चाहे वह किसी भी अक्षांश की आप बात कर लीजिए, अगर वहाँ पर शीत ऋतु चल रही तो जो क्षोभ मंडल है वह थोड़ा नीचे बन जाएगा, और जो अगर ग्रीष्म ऋतु है तो जो क्षोभ मंडल है वह थोड़ा सा और अधिक ऊंचाई पर बनता है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ और जान लीजिए कि पृथ्वी से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, कहाँ तक, मध्य मंडल तक, वहाँ तक ऊंचाई के साथ साथ जो टेम्परेचर है वह डिक्रीज होता है। लेकिन मध्य मंडल के बाद जब और अधिक ऊंचाई पर जाएंगे आप लोग आयन मंडल की तरफ, तो वहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर जो है वह बढ़ता रहता है। ठीक, फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वायु दाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक होता है। ए स्वच्छ मौसम, बी अत्यधिक ठंडा मौसम, सी तूफानी मौसम, या फिर डी तीव्र वर्षा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, लो प्रेशर अगर कहीं पर अचानक से बन जाए तो वहाँ पर चारों तरफ की हवाएं जो हैं वह आकर्षित होने लगती हैं, इस कारण वहाँ पर चक्रवाती मौसम बन जाता है, या यूँ कह लीजिए तो तूफानी मौसम वहाँ पर बन जाता है। क्यों, तो एक सिंपल सी बात है, देखिए हवा जो है वह भारी हवा जो है वह हल्की हवा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, इसे ऐसे समझिए कि जो हवा है या जो वायु है वह जो है लो प्रेशर क्या कहते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है। ठीक, तो अब चूंकि यहाँ पर लो प्रेशर मेंटेन हो गया तो बाकी चारों तरफ की जो हाई प्रेशर वाली हवाएं हैं वह इस गैप को या इस जगह को फील करने के लिए आगे बढ़ेंगी, और अचानक से सभी तरफ की हवाएं यहाँ पर इकट्ठी होने लगती हैं। इस कारण से जो परिस्थितियाँ हैं वह चक्रवात या यूँ कह लीजिए तो तूफानी मौसम वाली उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ओजोन अधिकांशतः समताप मंडल में पाई जाती है। दूसरा, ओजोन की परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर ऊपर स्थित रहती है। तीसरा, ओजोन सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2, या डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। ओजोन परत जो है वह अधिकांशतः समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, और जो स्ट्रेटोस्फेयर की जो ऊंचाई है वह कुल टोटल मिलाकर के 50 किलोमीटर तक है ही। तो अब यह वाला तो गलत हो ही जाता है ना, पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल स्थित होता है, इसी में जहाज वगैरह ये सब चलते फिरते या घूमते टहलते रहते हैं। ठीक, और ओजोन सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, इसके बारे में तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, आगे 2-3 प्रश्न इसी चीज़ से रिलेटेड आने वाले हैं, तो जानते चलिए पृथ्वी के बाह्य मंडलों के बारे में। ठीक है, पृथ्वी से ऊपर के सभी मंडलों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए। मान लीजिए कि यह पूरा पृथ्वी का ऊंचाई का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी का बेस है जहाँ पर हम आप बैठते हैं। अभी इसके ऊपर चलना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आएगा आपका क्षोभ मंडल। यह तिरछा क्यों बना है, तो जहाँ पर शीत ऋतु या फिर जहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा है वहाँ पर यह थोड़ा नीचे बन जाता है, और जहाँ पर मौसम थोड़ा गर्म है वहाँ पर यह थोड़ा सा ऊपर बनता है। यानी कि इसकी कुल ऊंचाई जो है वह 10 किलोमीटर से शुरू होकर के लगभग 18 किलोमीटर के आसपास जाती है। ठीक
ठीक है। उसके बाद स्थान आता है, देखिए क्षोभ मंडल में ही बादल आदि ये सब बनते और बरसते रहते हैं, यानी कि वायुमंडलीय जो घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल के अंदर ही होती हैं। इसके बाद इसके ऊपर की परत को बोला जाता है समताप मंडल, ठीक है। इसी समताप मंडल यानी टोटल कितनी हाइट पर आ गए, अभी हम फिलहाल आ गए हैं 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ गए हैं। और इसी समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती हैं ओजोन परतें, ठीक है। ओजोन परत जो है वह इसी स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित होता है। ओजोन परत देखिए यह सामान्यतः 15 से 35 किलोमीटर के बीच रहता है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ सफ़ेद पे ना, ध्यान रखिएगा। 15 से 35 किलोमीटर के मध्य जो है वह ओजोन परत की उपस्थिति होती है, जिसमें भी 22 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई पर जाने पर यह अपने सघनतम अवस्था में प्राप्त होता है। उसके बाद अगर आप समताप मंडल से थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, कौन सा पेन लिया जाए, देखिए समताप मंडल से अगर थोड़ा सा और अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो यह स्थिति है या फिर यह जगह है जिसको बोला जाता है मेसोस्फेयर या फिर मध्य मंडल, एम लिख देता हूँ मैं खाली, ठीक है। समताप मंडल से और अधिक ऊंचाई पर जाने पर लगभग 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच जाने पर आपको मिलता है मध्य मंडल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक दूसरी पेन ले लेता हूँ मैं ब्लैक कलर की, यहाँ से यहाँ तक क्षोभ मंडल से लेकर के मध्य मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर से लेकर के मेसोस्फेयर तक जो टेम्परेचर है वह जो है घटता चला जाता है, ठीक है। जैसे जैसे घटता नहीं, सॉरी, हाँ सही, जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर, जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल से क्या कहते हैं मध्य मंडल तक जाएंगे, वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वह डिक्रीज करता चला जाता है। अब मेसोस्फेयर से अगर थोड़ा सा और ऊंचाई पर चलने का हम लोग प्रयास करें यहाँ पर, तो इसको बोला जाता है आयन मंडल या फिर बताइए क्या, आयन मंडल को और क्या बोला जाता है, आयनोस्फेयर, ठीक है। यह ऊंचाई या यह आयन मंडल जो है वह 100 से 400 किलोमीटर तक के बीच में होता है। कितना, लगभग 100 किलोमीटर से शुरू होकर के 400 किलोमीटर तक के बीच में रहता है यह आयनोस्फेयर। और यहाँ पर उपस्थित सभी गैसीय कणें जो हैं वह विद्युत आवेशित या फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज होती हैं, जिसके कारण जो है पृथ्वी पर थोड़ा बहुत प्रकाश मिलता है या थोड़ी बहुत रोशनी या चमक दिखाई देती है, और उसी को दक्षिणी गोलार्धों में बोला जाता है। बताइए क्या, बताइए थोड़ा तो आप लोग मदद कीजिए। देखिए उसी को जो है दक्षिणी गोलार्धों में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है और उत्तरी गोलार्धों में बोला जाता है ऑरोरा बोरोलिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यही सी आयन मंडल से जो रेडियो तरंगे होती हैं वह वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित कर दी जाती हैं, और उसके बाद हम अधिक और ऊंचाई पर चलते हैं, पृथ्वी के 400 किलोमीटर के और ऊंचाई पर चलते हैं, तो यह स्थान हो जाता है बाह्यमंडल का। इसे लिखने की या इसकी सीमा बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो तापमान होता है वह 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने लगता है। आयनोस्फेयर से ही जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो जो टेम्परेचर है वह इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। चलिए, अब उम्मीद है कि अब आगे आने वाले 4-5 प्रश्नों 6-7 प्रश्नों के लिए यह सारी चीज़ें आपको बताने या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो चलिए बात करते हैं सीधा प्रश्नों की। यहाँ पूछा जा रहा है कि मौसम परिवर्तन की परिघटना वायुमंडल के किस परत तक सीमित है, ए ओजोन मंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभ मंडल या फिर डी समताप मंडल। तो आपको बताया गया कि मौसमी परिवर्तन की जो घटनाएं होती हैं वह सब ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल तक ही सीमित होती हैं। अगला प्रश्न है, इनको सुमेलित करना है, गैसें हैं और आयनों का प्रतिशत है, इनके बारे में भी आपको संपूर्ण डिटेल से बताया जा चुका है और डायरेक्ट प्रश्न आया है, ठीक है। ए आर्गन 0.0018, बी कार्बन डाइऑक्साइड 0.005, सी नियान 0.93% या फिर डी हीलियम 0.03%। कूट है ए 4123, बी 3412, सी 3142 या डी 1234। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी
ठीक है, 3, 4, 2, 1। वायुमंडल में आर्गन गैसें जो हैं वह पाई जाती हैं 0.93% के आसपास। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह है 0.03 के आसपास। उसके अलावा जो नियान है यह है 0.0018%। और सबसे अंत में जो हीलियम गैस वायुमंडल में पाई जाती है उसका प्रतिशत है 0.005%। याद कर लीजिए, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर कौन सा है, आप क्रम याद कर लीजिए, आपको बताया गया है, ठीक है। कितना कितना परसेंट है, कितना कितना क्या है, यह सब कुछ आपको अच्छे से बताया गया है। मेरे ख्याल से पॉलिटी के लेक्चर में, पॉलिटी में कहाँ से, इन्वायरमेंट के लेक्चर में ही बता दिया गया था आपको, ठीक है। तो सारे लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट हैं, कहीं से भी प्रश्न कहीं पे भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का आवश्यक भाग नहीं होता है। ए सूर्य का प्रकाश, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या फिर डी पानी। चलिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नाइट्रोजन की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक एल्डिवो होता है ए हिमाच्छादित धरातल से, बी रेत से, सी घास से या फिर डी शुष्क धरातल से। एल्डिवो क्या होता है? देखिए, सौर विकिरण क्या होती है, वह धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष से परावर्तित होकर के लौट जाती है, यह तो आपको पता है कि नहीं। तो सौर विकिरण की उस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी पर क्या कहा जाता है? एल्डिवो कहा जाता है। पृथ्वी का एल्डिवो कहा जाता है, पृथ्वी पर नहीं, ठीक है। जो सौर विकिरण पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही वापस अंतरिक्ष की तरफ लौट गई, तो जो लौटा है या फिर जो विकिरण लौट गई है उसी को बोला जाता है एल्डिवो। अब बताइए सर्वाधिक एल्डिवो कहाँ पर होगा? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक मात्रा में एल्डिवो जो है वह हिमाच्छादित धरातलों से या हिमाच्छादित या बर्फ से ढकी हुई धरातल पर सर्वाधिक मात्रा में एल्डिवो की घटना देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए, सौर विकिरण आती है, धरती के अंदर समा जाती है, वापस ये लॉन्ग रेंज के रूप में वापस जाती है। लेकिन होता क्या है कि जब हिमाच्छादित क्षेत्र जहाँ पर होता है वहाँ पर यह तुरंत ही परावर्तित कर दी जाती है, वहाँ पर यह आसानी से पृथ्वी के अंदर नहीं समा पाती है, ठीक है। तो उसी परावर्तित सौर विकिरण की मात्रा को बोला जाता है एल्डिवो। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिर्फ बर्फ या हिमाच्छादित क्षेत्रों से परावर्तित होने वाली किरणों को ही नहीं, सभी किरणों को जो भी परावर्तित हो जाती हैं उनको बोला जाता है एल्डिवो, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ए 8 मिनट 16 सेकेंड, बी 16 मिनट 8 सेकेंड, सी 30 मिनट 8 सेकेंड या फिर डी 8 मिनट 11 सेकेंड। चलिए, इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट, सूर्य से संचालित ऊर्जा है ए सूर्यातप, बी बिजली की धारा का अवरोधन, सी पृथकत्व या फिर डी विकिरण। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए, सौरिक ऊर्जा को ही सूर्याताप कहा जाता है। और सूर्य की ऊर्जा का जो प्रधान स्रोत है वह है उसका इंटरनल पार्ट, यानी कि आंतरिक। पेन न होना भी अपने आप में समस्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो सूर्य को अपनी ऊर्जा प्राप्त होती है वह उसके आंतरिक भाग से प्राप्त होती है, ठीक है। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटॉन तथा बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। और पृथ्वी पर सूर्य ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यह जान लीजिए आप। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा बजट बताता है ए सौर विकिरण, बी अंदर आने वाले तथा बाहर जाने वाले विकिरण में संतुलन, सी महाद्वीपों पर तापमान वितरण या डी संपूर्ण पृथ्वी पर ऊष्मा का वितरण। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऊष्मा बजट क्या है बताइए? पैसा जो आ रहा है आपके पास और उसमें से जितना आप खर्च कर दे रहे हैं, बीच में जो बचा रह गया उसी को बोला गया बजट। तो बस अंदर आने वाले तथा बाहर जाने वाले विकिरण में संतुलन की अवस्था को बोला जाता है ऊष्मा बजट। यह विकिरण कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि, एक सेकंड रुकिए, तो चलिए, अचानक से बारिश शुरू हो गई ना, कई चीज़ें बाहर रहती हैं उनको अंदर रखना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से प्रदेश में वर्षा मुख्यतः संवहनीय होती है। ए टुंड्रा प्रदेश, बी विषुवत रेखीय प्रदेश, सी भूमध्य सागरीय प्रदेश, या फिर डी टैगा प्रदेश। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है एक सेकंड रुकिए, पानी पी थोड़ा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए, विषुवत रेखीय प्रदेशों की जो वर्षा होती है मुख्यतः संवहनीय या फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ पर होता है। होता क्या है ये कन्वेक्शनल रेनफॉल? देखिए, बिल्कुल आसान है। जब पृथ्वी का तल जो है या भूतल जो है वह गर्म हो जाता है, तो उसके साथ लगने वाली, मान लीजिए कि यह पृथ्वी का तल है, तो इससे कुछ न कुछ हवा जो है वह टच कर रही है ना, तो जब यह तल गर्म हो जाता है तो इसके साथ लगने वाली यह वायु जो है यह भी गर्म हो जाती है, और गर्म होकर के यह फैलने लगती है और हल्की हो जाती है। अब चूँकि यह हल्की हो गई, ऊपर वाली हवा भारी हो गई, तो हल्की वायु जो है वह ऊपर की ओर उठने लगी और धीरे धीरे संवहनीय धाराओं का निर्माण जो है वह होने लगा। यह हवा जो है इस प्रकार से ऊपर उठना शुरू हो गई और धीरे धीरे संवहनीय धाराओं का निर्माण होने लगा। अब ऊपर गई तो ऊपर की हवा ठंडी थी, तो ऊपर जाकर के यह वायु हो गई ठंडी, ठीक है। अब ठंडी हो गई तो इसमें उपस्थित जल वाष्प का संघनन होने लगा और परिणाम स्वरूप बन गया बादल, ठीक है। हवा का संघनन हुआ और परिणाम स्वरूप हो गया बादल, और इस संघनन से जिस बादल का निर्माण होता है उसको कहते हैं कपासी मेघ, ठीक है। कपासी मेघ यही होता है, इसको क्या कहते हैं? कपासी मेघ। फिर से बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब भूमि का तल जो है वह गर्म हो जाता है, तो इसके साथ लगने वाली यह वायु भी गर्म होने लगती है और यह धीरे धीरे हल्की होकर के ऊपर उठना शुरू कर देती है। जैसे जैसे यह अधिक ऊपर, अधिक ऊंचाई पर पहुंचती है, तो वहां पर इसमें जो है जल वाष्प अधिक होने के कारण इसका संघनन शुरू हो जाता है, और संघनन के परिणाम स्वरूप जिस बादल का निर्माण होता है उसको बोलते हैं कपासी मेघ। और इन कपासी मेघों से घनघोर वर्षा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से अब बारिश होना शुरू हो गई। इसे ही कहा गया संवहनीय या फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब चूंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सूर्यातप की मात्रा अधिकतम मात्रा में होती है, तो वहाँ पर यह प्रक्रिया अधिक से अधिक होगी। तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में यह वर्षा जो है वह, या विषुवत रेखीय प्रदेशों में यह वर्षा जो है वह नियमित रूप से हर दिन दोपहर के बाद होती है, क्योंकि दोपहर तक भूतल जो है वह गर्म होता रहता है धीरे धीरे। जब अधिक गर्म हो जाता है, जब सारी प्रक्रिया, संवहन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, संघनन के परिणाम स्वरूप कपासी मेघ बन चुके होते हैं तब तक, और उसके बाद बारिश जो है वह घनघोर बरसात होना शुरू हो जाती है। और अंततोगत्वा यह बरसात जो है वह प्रतिदिन दोपहर के बाद तो होती है, लेकिन साथ ही साथ सूर्यास्त होने तक यह बरसात जो है वह रुक भी जाती है, ठीक है। और इस संवहनीय वर्षा में बादल जो है वह गरजते भी हैं, बिजली चमकती भी है, और बरसात भी मूसलाधार होते हैं। यह सारी इसकी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, चलिए देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रवाहित तापीय प्रतिलोपन से संबंधित नहीं है। तापीय प्रतिलोपन यानी तापमान का व्युत्क्रमण, या फिर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से कौन सा संबंधित, या कौन सी परिस्थितियाँ जो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या तापमान के व्युत्क्रमण में सहायक नहीं है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर ए लंबी एवं शीतल जाड़े की रात, बी खुला आकाश, सी मंद वायु संचार, या फिर डी धरातल के पास शुष्क हवा की स्थिति। थोड़ा सा इसको देखना पड़ा, दरअसल इन्होंने आंसर जो है यहाँ पर गलत दे रखा है। इन्होंने जो आंसर दिया है वह ऑप्शन नंबर डी है, जो कि गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी मंद वायु संचार। तो जिन लोगों के पास पीडीएफ है उसमें जो आंसर की दी हुई है उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति क्या होती है? तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति में धरती के नीचे का तापमान जो है वह ठंडा और धरती के ऊपर का टेम्परेचर जो है वह गर्म होता है। अभी हमने इस वाले पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में देखा था कि जो टेम्परेचर है वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने पर डिक्रीज होता जाता है, मतलब कम होता जाता है, ठीक है। लेकिन यदि परिस्थिति जो है वह तापमान व्युत्क्रमण या इन्वर्जन या प्रतिलोमन की होगी, तो उसमें क्या होगा? उसमें टेम्परेचर आप जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे वह टेम्परेचर जो है वह प्लस होता जाएगा, न कि माइनस।
कारण क्या है कि देखिए कभी कभी होता क्या है कि लंबी एवं शीतल जब जाड़े की रातें होती हैं, जो ठंड का मौसम होता है, जो ज़्यादा लंबी रातें होती हैं जिसमें उसमें पृथ्वी का तल जो है वह अधिक ठंडा हो जाता है। अधिक ठंडा होने के कारण उसके संपर्क में जो वायु आ रहती है वह भी ठंडी हो जाती है, जबकि इसके ऊपर की वायु जो इस तल के या धरातल के या भूतल के संपर्क में नहीं है वह अभी भी गर्म स्थिति में बनी हुई है। गर्म का मतलब उबल नहीं रहा है, मतलब नीचे वाले से ज़्यादा गर्म है। ठीक है, वहीं खुला आकाश होना चाहिए, हवा जो है वह बिल्कुल शांत होनी चाहिए और धरातल के पास शुष्क हवा की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि जो शुष्क हवा होती है वह किसी भी प्रकार के भौमिक विकिरण को शोषित नहीं करती है। अगर भौमिक विकिरण या फिर जो पार्थिव विकिरण निकल रहा है वह हवा ही शोषित कर लेगी तो हवा भी तो गर्म ही रहेगी, है कि नहीं। जबकि जो शुष्क और यह परिस्थिति कौन सी हवा करती है, यह परिस्थिति आर्द्र वायु के साथ होती है। लेकिन चूंकि हवा ही शुष्क है, सूखी है, खुद कमज़ोर है, तो वह दूसरी चीज़ों को क्या ही अवशेषित करेगी। तो यहाँ से पार्थिव विकिरण जो है वह पार निकल के चला जाता है। इस कारण धरातल के समीप की वायु जो है वह ठंडी रहती है। इसके अलावा हिमाच्छादन भी क्या कहते हैं, तापमान व्युत्क्रमण में सहायक परिस्थिति होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर बर्फ़ की वायु ढकी हुई है तो वहाँ पर तापमान जो है वह ठंडा तो रहेगा ही। ठीक है, एल्डिबो की स्थिति वहाँ हो जाती, आते ही परावर्तित हो जाता है, तो नीचे की हवा ठंडी और ऊपर की हवा गर्म रहती है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। ए, उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान, बी, शुष्क मौसम, सी, पवनों का बहुत कम वेग, या डी, सिंधु गंगा के मैदानों पर कम दबाव प्रणाली। चलिए इसका बिल्कुल आसान आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है। आर्द्रता अधिक होती है, इसीलिए वायु जो है वह भौमिक विकिरण को ज़्यादा अवशोषित कर लेती है, इसीलिए जो है वह गर्मी या टेम्परेचर जो है वह ज़्यादा रहता है। ठीक है, ज्योग्राफी में यही चीज़ तो बढ़िया है, कोई एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और उसी से आपका सब कुछ क्लियर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, जिसमें कथन ए है कि समताप रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती हैं, और कारण आर है कि पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता व्यवस्थित नहीं होती है। नीचे दिए कूट से आपको सही उत्तर चुनना है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही किंतु आर गलत है, और डी, ए गलत किंतु आर सही है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत किंतु आर जो है वह सही है। अब समताप रेखाएं होती क्या हैं पहले यह बता दीजिए आप लोग। बहुत आसान सा प्रश्न है कि समताप रेखाएं होती क्या हैं। तो देखिए तापमान के क्षैतिज वितरण का अर्थ होता है कि तापमान का अक्षांशीय वितरण। आपको ये ग्लोब बना के एक बार बताया गया था ना कि यह जो है अक्षांश होते हैं, तो तापमान का क्षैतिज वितरण भी इसी आधार पर होता है जिस प्रकार से अक्षांश है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, समांतर नहीं होती। क्यों नहीं होती समांतर? जब अक्षांश एक दूसरे के समांतर हैं तो समताप रेखाएं भी तो एक दूसरे के समांतर होती हैं। हालांकि देखिए होता क्या है कि कहीं कहीं पर तापमान जो है वह थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो यह थोड़ी सी तिरछी होकर के जाती हैं। अभी आपको पूरा डिटेल में मैं बताता हूँ, पहले इतना आप छोटा सा समझिए कि समताप रेखाएं जो होती हैं वह अक्षांशों के वितरण के समान होती हैं, इसी कारण से इनका ये जो है एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है अब देखिए स्पष्ट रूप से अगर आपको एग्जैक्ट एक भाषा में सब अंश का आंसर लिखना हो तो समताप रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो मानचित्र पर समान ताप वाले स्थानों को आपस में मिलाती है। सीधे शब्द से उठाइए और आंसर लिख डालिए। अब इसके लक्षणों को जानिए। देखिए समताप रेखाएं जो होती हैं वह पूर्व से पश्चिम की दिशा में अक्षांशों के लगभग समांतर होती हैं और एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर चूंकि एक ही मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होती है, इस कारण से यह अक्षांशों के समांतर होती हैं। लेकिन जल और स्थल पर तापमान या टेम्परेचर जो है वह अलग अलग होता है, इस कारण से यह अचानक से तटों पर मुड़ जाती हैं। ठीक है,
देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है और वहाँ पर तापमान संबंधी विषमता कम पाई जाती है। इसके विपरीत उत्तरी भाग में जल भाग जो है वह कम है उत्तरी गोलार्ध में, तो वहाँ पर तापमान संबंधी विषमता ज़्यादा पाई जाती है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम है, वह सीधे सीधे चलती हैं, और चूँकि उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं भूमि की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो है यह मुड़ती घूमती रहती हैं, थोड़ी बहुत टहलती घूमती इधर उधर से, यानी कि समताप रेखाओं में मोड़ अधिक आ जाते हैं। ठीक है, फिलहाल बस इतना जान लीजिए, बाकी अगले प्रश्न पर फिर कभी चर्चा करेंगे इसके बारे में और डिटेल से। ठीक है, देखिए, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः वहाँ से अधिक मूल्य वाली रेखाएं निकलती हैं, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान कम होता है, अतः वहाँ से कम मूल्य वाली समताप रेखाएं निकलती हैं। इस प्रकार की विभिन्न चीज़ें होती हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि जल और स्थल का चूँकि टेम्परेचर जो है वह अलग अलग होता है भूमि और जल का, इसलिए तटों पर जो समताप रेखाएं हैं वह जो है अचानक से मुड़ जाती हैं या तटों की तरफ अचानक से मुड़ जाती हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि यह आपका हो गया साउथ अफ्रीका। कुछ अजीब सा नहीं बन गया बेचारा? साउथ अफ्रीका वो साउथ अफ्रीका या अमेरिका देखेगा तो सुनाएगा मुझे। अमेरिका बना देता हूँ। मान लीजिए कि ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। यहाँ से समताप रेखा बेचारी चल रही, लेकिन ये तट की तरफ आई तो थोड़ा सा मुड़ गई। फिर यहाँ से समताप रेखा आराम से चल रही, लेकिन ये तट की तरफ आई तो अचानक से मुड़ गई। तो इस प्रकार का थोड़ा बहुत परिवर्तन जो है वह तट रेखा समताप रेखाओं में आता रहता है जब वह तटों की तरफ से गुजरती हैं या तटों के आसपास से गुजरती हैं या फिर भूमिगत क्षेत्रों से गुजरती हैं। ठीक है, चलिए एक छोटी सी चीज़ और अच्छे से ध्यान रखिएगा कि चूँकि दक्षिणी गोलार्ध में जल जो है वह अधिक मात्रा में या जल का भाग अधिक है, वो तो इसलिए वहाँ पर तापमान संबंधी जो विषमताएँ हैं वह कम पाई जाती हैं, और जबकि उत्तरी भाग में गोलार्ध में जो है जल भाग जो है वह कम है। इस कारण वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल अगले प्रश्न पर चलते हैं, वरना यहीं रुक जाएंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? ए, हिम का पिघलना, बी, समुद्री जल स्तर का ऊपर उठना, सी, तटीय भागों का जलमग्न होना, या फिर डी, उपरोक्त सभी। ग्लोबल वार्मिंग वाली बात है, एकदम आराम से आप लोग प्रश्न दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियां हो जाएंगी अगर विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। अगर तापमान लगातार बढ़ता रहेगा तो जो हिमखंड है वह पिघलते रहेंगे, इस कारण हिमखंड पिघल करके समुद्री जल में मिलने लगेंगे, तो समुद्री जल का स्तर ऊपर उठने लगेगा। चूँकि समुद्री जल का स्तर ऊपर उठने लगेगा तो उसके आसपास के जो तटीय भाग हैं वह जलमग्न हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? ए, लैप्स रेट, बी, रुद्धोष्म ह्रास दर, सी, ताप व्युत्क्रमण, या फिर डी, सामान्य दर। एकदम ध्यान से सुनिएगा, अभी बात हुई है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ अगर टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, या फिर ताप व्युत्क्रमण, अथवा ताप प्रतिलोपन, अथवा ताप विलोम। सामान्यतया परिस्थिति क्या होती है? सामान्य परिस्थितियों में टेम्परेचर जो है वह ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है, और यह असामान्य परिस्थिति है ताप व्युत्क्रमण वाली। ठीक है, अगला प्रश्न कि विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, बी, शीतोष्ण क्षेत्रों में, सी, ध्रुवीय क्षेत्रों में, या फिर डी, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में हमें पता है कि पूरे साल लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर बना रहता है, और शीत ऋतु लगभग अनुपस्थित ही होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, क्योंकि सूर्यातप की मात्रा जो है वह अधिकतम मात्रा में होती है। और अगर वार्षिक तापांतर की बात करें तो यहाँ पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड का वार्षिक औसत तापांतर देखने को मिलता है, जो कि उपरोक्त सभी जलवायु क्षेत्रों में सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट, सही सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न जलवायु क्षेत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश दिए हुए हैं। अगर आप इन जलवायु क्षेत्रों से परिचित होंगे, कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, तो आप इसे आसानी से कर लेंगे।
तीन तो एक समान है लगभग, एक अलग है। नीचे कूट की सहायता से इसको सुमेलित कीजिए। पहले ये तो पढ़ूँ। ए विषुवत रेखीय जलवायु सूडान, बी उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु ग्रीनलैंड, सी भूमध्य सागरीय जलवायु सिंगापुर, डी टुंड्रा जलवायु ऑस्ट्रेलिया या फिर मध्य चिली। कूट है ए 3 1 5 2, बी 1 2 3 4, सी 3 4 5 1 या फिर डी 4 5 1 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 3 1 5 2। विषुवत रेखीय जलवायु, विषुवत रेखा के निकट स्थित है सिंगापुर ज़्यादा, तो यहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु मिलती है सूडान में। आप सूडान की स्थिति देखिए, यह जो है विषुवत रेखा से थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर स्थित विषुवत रेखा के उत्तर में कौन सी रेखा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो वहाँ के बीच में मिलता है सूडान। तो यहाँ की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय जलवायु, जरा भूमध्य सागर को देखिए कहाँ पर इसकी स्थिति है और इसके आसपास जो देश है वह कौन सा है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में आपको देखने को मिलेगी मध्य चिली में, और सबसे अंत में जो टुंड्रा जलवायु है यह उत्तरी उच्च अक्षांशों पे मिलता है, जो कि है यहाँ पर ग्रीनलैंड, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि ITCZ का पूरा नाम क्या है? ए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, बी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, सी इंटर टेम्परेट कन्वर्जेंस जोन या फिर डी इंट्रा टेम्परेट कन्वर्जेंस जोन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा? बी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ का पूरा नाम है। इसके अंदर लो प्रेशर बना रहता है, इस कारण जहाँ पर यह बनता है वहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होना या उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होना शुरू हो जाती है। वैसे ITCZ के बारे में एक अलग से प्रश्न ही है और अच्छे से वहाँ पर इसको और अच्छे से समझेंगे कथन और कारण के रूप में। नेक्स्ट, पृथ्वी पर उपोष्ण वायुदाब की पेटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए डोलड्रम, बी अश्व अक्षांश, सी व्यापारिक पवन क्षेत्र या फिर डी पछुआ हवाएं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी पर स्थित उपोष्ण वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। सबसे पहले इसकी उपोष्ण वायुदाब पेटी कहाँ पर है इसके बारे में बताइए। तो यह है 30 से 35 डिग्री के बीच में, 30 से 35 डिग्री के बीच में उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों के मध्य। यहाँ पर हवा जो है वह एकदम शांत रहती है। इस कारण से होता क्या था कि मध्यकाल में या मध्य समय में जो यूरोप में घोड़ों को भेजा जाता था कृषि करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से, तो वह लोग घोड़े लेकर के चलते आते थे। अब चूँकि यहाँ पर हवा बिल्कुल कम हो जाता था तो जहाज़ को चलने में दिक्कत होती थी, तो वो लोग करते क्या थे कि जहाज़ का भार कम करने के लिए कुछ घोड़ों को उठा करके पानी में फेंक देते थे। इस कारण से इसको बोला जाता है अश्व अक्षांश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचियों से संबंधित यह प्रश्न है। दिए गए कूट के माध्यम से इन्हें आपस में सुमिलित करना है। एक तरफ उष्ण चक्रवात हैं और दूसरी तरफ विभिन्न देशों में इनको बोले जाने वाले नाम हैं। ए बैगुइस या बैगा ऑस्ट्रेलिया, बी हरिकेन चीन, सी टाइफून फिलीपींस, डी विली विली USA। कूट है ए 3 4 1 2, बी 3 4 2 1, सी 2 3 4 1 या डी 2 1 3 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 3 4 2 1। आइए इसे सुमेलित करते हैं। बैगुइस या बैगा बोला जाता है चक्रवात, कहाँ के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को? तो फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बैगुइस या फिर बैगा बोला जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन बोला जाता है USA में, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून बोला जाता है चीन में, और साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है।
अगला प्रश्न जो कि हमारे इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि थोड़ा सा आज मैंने सोचा था ज़्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे, लेकिन मौसम ऐसा हो गया है कि बिना पंखे के अब सही से बैठा नहीं जा रहा है। कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है? ए जोंडा अर्जेंटीना, बी यामो जापान, सी ट्रेमांटेन मध्य यूरोप, या डी गिबली कैलिफोर्निया। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी गिबली। देखिए यह गर्म हवा है जो कि कहाँ से प्रवाहित होती है? लीबिया में। लीबिया में चलने वाली गर्म हवा को बोला जाता है गिबली। बाकी ट्रेमाटेन मध्य यूरोप में बहने वाली हवा है, यामो जापान में, और जुंडा जो है यह अर्जेंटीना में बहने वाली हवा है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद। कल जो है हम लोग दो लेक्चर कर लेंगे इसके, ताकि यह आसानी से कंप्लीट हो जाए। तो धन्यवाद।